my dear NEET aspirants, I, Dr. Garima Singh Kant, welcomes you all to Pradis Institute of Education. तो मेरे बच्चों, आप ऑलरेडी ये बात जानते हो कि I am taking botany and zoology for you और हम कर रहे हैं NEET 2024 की प्रिपरेशन. द चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, इसका नाम है प्लांट किंगडम, विच इज अ चैप्टर फ्रॉम NEET बॉटनी. ठीक है, NEET बॉटनी का चैप्टर है प्लांट किंगडम और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डील करेंगे विथ द लास्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम विच इज एंजियोस्पर्म्स. साथ साथ आज के ही लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल्स व्हिच वी सी इन डिफरेंट प्लांट्स. तो आज हम इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग एल्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम हैं कहाँ. हम हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्राडिस एजुकेशन. और ये जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है बच्चा, प्राडिस अपने आप में ऑलरेडी एक बहुत रिनाउंड ई लर्निंग एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर एज वेल एज iOS मार्केट पे अवेलेबल है. हम करते हैं क्लासेस नर्सरी से लेकर क्लासेस 12th तक को केटर. तो हम पूरा ईयर लॉन्ग बच्चों को पढ़ाते हैं. हम उन्हें लाइव क्लासेस देते हैं, हम उन्हें 3D वीडियोस देते हैं, 2D वीडियोस देते हैं, प्लस उनको हमारे साथ पर्सनलाइज्ड इंटरैक्टिव सेशंस मिलते हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं और डाउट क्लासेस भी वही टीचर्स लेते हैं जो उनको एक्चुअल में पढ़ा रहे होते हैं. तो हमारे यहाँ कोई बेवकूफ़ बनाने का फंडा नहीं होता. जो टीचर आपको क्लास में लेगा वही आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करता है. प्लस हमारे एप्लीकेशन पे उनको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं, पूरा उनकी बुक्स का कंटेंट, सारा का सारा सॉल्यूशंस, हर बुक के फ्री सॉल्यूशंस, प्लस प्रैक्टिस शीट्स हो गई, वर्कशीट्स हो गई, MCQs, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक एवरीथिंग. तो जिस भी पैटर्न में आप चाहो उस पैटर्न में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपनी स्कूल के सिलेबस की तैयारी हमारे साथ कर सकते हो. अब रही बात ये कि ये सब कितने में मिलता है मैम, तो बेटा इस सबका ईयरली पैकेज है. ईयरली पैकेज कितना है? वैसे ईयरली पैकेज 30,000 है, बट फिलहाल ऑफर चल रहा है और ऑफर प्राइस में अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है pradis_2025, तो आपको 30,000 का पैकेज मिल जाएगा एट अ बेयर मिनिमम प्राइस ऑफ 8,999. तो आपको 8,999 में हमारा पूरा ईयरली पैकेज अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसमें हम आपका पूरा सेशन तक पढ़ाएंगे, मतलब फाइनल एग्जाम के एंड तक. तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे पेड प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं. और बात कर लेते हैं 11th नीट के बच्चों की. तो मेरे प्यारे 11th नीट के बच्चों, एज प्रॉमिस्ड आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री पढ़ाने वाले हैं. ऐप डाउनलोड कर लेना आप, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, वर्कशीट्स और फ्री सॉल्यूशन फ्री में मिलेगा. ठीक है, आपको उसके लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. आप पेड सब्सक्रिप्शन केवल उस कंडीशन में लीजिए अगर आप प्राइवेट या पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं. तो अगर आप चाहते हो आपके टीचर्स आपको हर स्टेप पे गाइड करें, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, इस चीज़ को एनालाइज करते हुए चलें, तो फिर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सेम प्राइस में, जिसमें आप 1-on-1 डाउट सेशन लेने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे. उसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो, विद दैट इन माइंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि है अबाउट एंजियोस्पर्म्स. अब एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं बच्चा, उससे पहले रिवाइज करते हैं लास्ट क्लासेस में क्या देखा. देखो, लास्ट क्लासेस में देखा कि प्लांटे अपने आप में काफ़ी बड़ी किंगडम है. काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हमें इसमें मिलते हैं जिनकी कुछ खूबियाँ होती हैं. सब फोटोसिंथेटिक हैं, सब अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है ना. कुछ बेसिक चीज़ हमने देखी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. जैसे जैसे इनके डिविजन्स देखने स्टार्ट किए, सबसे पहले देखा एल्गे. और एल्गे में देखा कि जो बॉडी थी वो बिल्कुल भी ढंग से डिफरेंशिएटेड नहीं थी, थैलोइड बॉडी थी. इसे थैलोफाइटा या एल्गे उन्हें हम बुलाने लगे. फिर हम थोड़े आगे बढ़े, हमने देखे ब्रायोफाइट्स. हमने कहा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है ये, इनको पानी की ज़रूरत है, विदाउट वाटर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. वहाँ पर बॉडी डिफरेंशिएट हो गई थी, बट जाइलम फ्लोएम यानी वास्कुलर टिश्यूज नहीं आए थे. फिर हमने देखा टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स में हमने देखा कि इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. और इनके साथ क्या था? इनके साथ ये था कि इनके पास जाइलम फ्लोएम आ चुका है, जाइलम फ्लोएम आ चुका है. तो हमने देखा कि ठीक है, थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड है, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम प्रेजेंट है वहाँ, बट रिप्रोडक्शन अभी भी स्पोर की हेल्प से ही हो रहा था. और इसके बाद जब हमने लास्ट क्लास देखी जो हमारी जिम्नोस्पर्म्स वाला क्लास था, उसमें हमने क्या देखा कि हमने जिम्नोस्पर्म जो डिवीजन पढ़ा उस लेक्चर में बेटा हमने ये देखा कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स यानी जो प्लांट्स हैं इनमें सीड बनने लगी है, सीड बनने लगी है. तो ये लैंड प्लांट्स हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है. और ये जो सीड है ये किसी भी ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं रहती. तो ओव्यूल्स कंप्लीटली नेकेड रहते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं दिखता, फ्लावर नाम की कोई चीज़ नहीं होती. बाकी जाइलम फ्लोएम, ट्रू रूट, लीफ, स्टेम सब कुछ प्रेजेंट रहता है. आज जिनकी हम बात करने वाले हैं बेटा ये है हमारे एंजियोस्पर्म्स. अब स्पर्म वर्ड का मतलब हम ऑलरेडी पता है, हमें पता है स्पर्मा मतलब सीड है. अब एंजियो का मतलब है एनक्लोज्ड. तो इन प्लांट्स में जो आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि इनकी सीड एनक्लोज्ड रहती है, इनकी सीड को फ्रूट के अंदर रखा गया है.
तो इनकी सीड्स आपको एक्सपोज्ड नहीं दिखेंगी, नेकेड नहीं होंगी, रैदर एनक्लोज्ड होंगी। तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म से अलग हट के है ये चीज़, क्योंकि वहाँ पर ओव्यूल्स नेकेड थे। बट एंजियोस्पर्म्स में, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इनमें पोलन ग्रेन्स एज वेल एज ओव्यूल्स दोनों कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं जिन्हें हम फ्लावर्स कहते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें आपको फ्लावर का फॉर्मेशन दिखेगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इनका ये। फ्लावर के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूल बनता हुआ दिखेगा, फ्लावर के अंदर ही आपको पोलन ग्रेन्स बनते हुए दिखेंगे। सो इट्स द फ्लावर जिसके अंदर आपको दोनों चीज़ें का फॉर्मेशन दिखने वाला है। एंजियोस्पर्म्स की आप जब बात करोगे, सो सीड विल ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन फ्रूट। तो सीड आपको हमेशा फ्रूट के अंदर मिलेगी, सीड हमेशा आपको फ्रूट के अंदर मिलेगी। एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं, तो एक्सेप्शनल हैं इस मामले में, आपको अलग अलग जगहों पर रहते हुए देखने को मिलेंगे। इन प्लांट्स की मैं साइज़ की बात करूंगी ना, तो आप देखोगे कि इनमें एक प्लांट है जो बहुत छोटा है, वुल्फिया, और वहीं एक बहुत बड़ा सा ट्री भी हो सकता है इनमें, जैसे यूकलिप्टस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत वाइड वेराइटी है, छोटे छोटे प्लांट्स वुल्फिया जो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, वहाँ से लेकर बड़े बड़े ट्रीज यूकलिप्टस तक, हर टाइप के साइज़ के प्लांट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ऐसे ही आप एंजियोस्पर्म्स की बात करोगे तो आप देखोगे ये प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, मेडिसिन और दूसरी बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमको इन प्लांट्स की हेल्प से मिल जाते हैं। तो ये प्लांट्स अपने आप में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनफैक्ट हम अपने घर के आसपास मैक्सिमम प्लांट्स जो देखते हैं फ्लावरिंग ही होते हैं, तो हमें मालूम है ऑलरेडी कि ये प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। अब बच्चा देखो, इसके बाद इन्होंने हमें बताया कि हम पूरे के पूरे एंजियोस्पर्म डिवीजन को अपने आप में दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। दो क्लासेस होंगी इसकी, एक होगी डाइकोटिलिडनी, एक होगी मोनोकोटिलिडनी। डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, है ना। डाइकॉट्स कैसे होते हैं, अब जब भी हम बात करेंगे डाइकॉट कैसे होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डाइकॉट वो प्लांट्स हैं जिनकी आप सीड को खोल के देखोगे तो आपको इनकी सीड के अंदर दो कॉटिलिडन्स मिलेंगे, दो कॉटिलिडन्स मिलेंगे। जब इस सीड को आप डालोगे, सो करोगे, तो सीड के बाहर ऐसे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आते हुए दिखेंगे आपको, और अगर दो कॉटिलिडन्स मिलते हैं तो हम इन सीड्स को डाइकॉट सीड्स बुलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम हैविंग टू कॉटिलिडन्स इन देयर सीड, यू विल ऑल्सो फाइंड कि इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके लीव्स में होता है रेटिकुलेट वीनेशन, इनकी लीव्स में होते हैं रेटिकुलेट वीनेशन। तो आपको ऐसा नेटवर्क दिखेगा यहाँ पे, रेटिकुलेट वीनेशन आपको दिखाई देने वाला है, रेटिकुलेट वीनेशन आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लस इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनकी जो रूट्स होंगी वहाँ पर आपको दिखेगा टैप रूट सिस्टम। तो रूट में आप टैप रूट सिस्टम अप्रिशिएट कर पाओगे बेटा, कि एक प्राइमरी रूट होगी बड़ी सी, और वहाँ से फिर ऐसे सेकेंडरी यानी लैटरल रूट्स अराइज हो रही होंगी। इसके अलावा जब हम उनके फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में आपको देखने को मिलेगी टेट्रामेरिस या फिर पेंटामेरिस कंडीशन। इसका क्या मतलब है मैम, इसका ये मतलब है बच्चा कि बाहर जो पेटल्स हैं, बाहर जो पेटल्स हैं वो या तो 4 या 4 के मल्टीपल्स में होंगे, मतलब 4, 8, 12, 16, ठीक है, 4 या 4 के मल्टीपल्स में, या फिर ये 5 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे, 5 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे। तो 5, 10, 15 इस तरीके से। तो आपको पेटल्स और सेपल्स या तो टेट्रामेरिस कंडीशन में मिलेंगे या फिर मिलेंगे पेंटामेरिस कंडीशन में। तो ये कुछ खूबियां हैं जो आप अप्रिशिएट कर पाओगे इन डाइकॉट प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स ही हैं, फ्लावर आते हैं, बट क्यों अलग है एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। सीड के अंदर दो कॉटिलिडन है इसीलिए डाइकॉट है, रेटिकुलेट वीनेशन है, टेट्रामेरिस या पेंटामेरिस फ्लावर्स प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड बच्चों, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे ना, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे तो मोनोकॉट्स में क्या दिखेगा पता है, मोनोकॉट्स में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास जो सीड होती है उसमें एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो सीड को अगर हम डालते हैं तो एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएगा, सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट रहता है। तो आपने मेज़ की सीड देखी होगी, तो मेज़ में आप देख पाते हो कि यहाँ पर एक सिंगल कॉटिलिडन रहता है। तो सिंगल कॉटिलिडन अगर प्रेजेंट है तो मोनोकॉट है। प्लस यहाँ पर जो रहता है रूट सिस्टम वो रहता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बहुत सारी रूट्स इस तरीके से अराइज हो रही होती है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है। प्लस यहाँ पर जो आपको देखने मिलेगा लीफ, लीफ में आप बेटा अप्रिशिएट करोगे पैरेलल वीनेशन। तो लीफ में आपको पैरेलल वीनेशन देखने को मिलेगा, सारी वीन्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होंगी। एंड जब हम इनके फ्लावर्स की बात करेंगे तो इनके फ्लावर्स होंगे ट्राइमेरिस कंडीशन में, ट्राइमेरिस कंडीशन में। तो फ्लावर में आपको 3 पेटल्स, 3 सेपल्स देखने को मिलेंगे। तो 3 या 3 के मल्टीपल्स अगेन, तो 3, 6, 9 इस तरीके से आपको
ट्राई मेरिस कंडीशन में फ्लावर मिलने वाला है। सो विद दिस यू शुड नो कि मोनोकॉट और डाइकॉट में बेटा ये कुछ बेसिक सिंपल से डिफरेंसेस है, ठीक है। जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना हम चैप्टर नंबर 5, तब हम और ज़्यादा डिफरेंसेस की बात करेंगे, बट अभी इस चैप्टर में हमें इतनी बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि ये जो पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक, इसमें जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है पूरा 12th क्लास में है। तो एग्जैक्टली ये 12th क्लास का टॉपिक है। तो काफ़ी स्कूलों में 11th में इसको पढ़ाते ही नहीं है कि 11th में इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज 12th में तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ पर ये वाला पेज एलिमिनेट कर दिया जाता है। बट अगेन क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोई भी वर्ड कोई भी लाइन छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि फ्लावर एग्जैक्टली कैसे होता है। जब भी आप एक फ्लावर की बात करोगे आपको फ्लावर में 4 डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगी। सबसे बाहर अगर आप देखोगे तो फ्लावर जिस डंडी की हेल्प से प्लांट से जुड़ा रहता है ना, इसे हम अपन कहते हैं पेडिसिल, या फिर इसी को बेटा अपन स्टॉक कहते हैं। इसके ऊपर देखोगे आप तो आपको कुछ फूला हुआ पोर्शन दिखेगा, इस फूले हुए पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। और इस थैलेमस से निकलते हुए दिखेंगी आपको 4 अलग अलग लेयर्स। सबसे बाहर वाली फ्लावर की जो लेयर होती है वो फ्लावर को बड वाली कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखने का काम भी करती है। इस वाले इंडिविजुअल मेंबर्स को हम सेपल्स बुलाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं यूजुअली ये, और इनकी पूरे कलेक्शन को हम बुलाते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैलिक्स वाली लेयर मिलेगी। कैलिक्स के बाद बेटा जो नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगी उसमें आपको इनके कलर्ड पार्ट्स दिखाई देंगे। ये कलर्ड पार्ट्स इंडिविजुअल पेटल्स हैं और इसका पूरा कलेक्शन बेटा कहलाता है कोरोला, पूरा कलेक्शन कहलाता है कोरोला। तो कोरोला और कैलिक्स 2 चीज़ें आपने देखी। इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा पता है, इसके अलावा आपको दिखाई देंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो फ्लावर के अंदर कुछ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है हमने ये, हमें मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेल गैमेट रखते हैं, इनके अंदर मेल गैमेट बनता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है या ये जो यूनिट्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेमेंस। तो आपको इसके बाद यहाँ पर स्टेमेन अप्रिशिएट करने को मिलेगा। और जब भी आप एक स्टेमेन देखोगे बच्चा तो आपको दिखेगा स्टेमेन में एक पतली सी डंडी होती है, इस पतली सी डंडी को हम कहते हैं फिलामेंट, और इस फिलामेंट के ऊपर कुछ बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंथर, जिसे हम कहते हैं एंथर। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी अगेन स्टेमेन में, एक फिलामेंट और एक बायलोब स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एंथर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्टेमेन के अंदर मिलेंगी। अब ये जो एंथर है जब आप इसको खोलोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जब आप इस एंथर को खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं, यानी 2 कंपार्टमेंट्स हैं। ये जो 2 लोब्स या 2 कंपार्टमेंट्स हैं बच्चा, इनको अपन कहते हैं कि ये फ्यूचर में पोलन सैक बनाएंगे और इनके अंदर पूरे में इस तरीके से पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहेंगे। तो पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट है, जैसे जिम्नोस्पर्म में था, यहाँ पर भी मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन ही है। और वो पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, फ्लावर के अंदर एंथर में बनता है, फ्लावर के अंदर एंथर में बनता है, ठीक है। इतनी चीज़ हमने यहाँ से पता कर लेनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मुझे मिलने वाला है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मुझे मिलेगा वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसे हम बुलाते हैं बच्चा पिस्टल, ठीक है, इसे हम बुलाते हैं पिस्टल। और पिस्टल में अगेन आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाला, फिर ये पतली सी डंडी स्टाइल, और नीचे ओवरी। ओवरी में अगेन आपको जो अटैच्ड दिखेगा वो दिखेगा आपका ओव्यूल, जो कि हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जिसको मेगास्पोरेंजियम। और इसी मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में बच्चा क्या होगा, फीमेल गैमेट रहेगा। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक, ये आपको ओव्यूल के अंदर मिलने वाला है। सो ऑल दी स्ट्रक्चर्स यू विल बी फाइंडिंग इन अ फ्लावर, ठीक है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स फ्लावर में मिलते हैं। अब देखो यही चीज़ यहाँ लिखी है। सबसे पहले क्या लिखा है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो स्टेमेन होता है। हर स्टेमेन में एक पतली डंडी, फिलामेंट, स्लेंडर फिलामेंट एंड एंथर एट द टिप। विद इन द एंथर्स देयर आर पोलन मदर सेल्स। अब देखो पूरा का पूरा फ्लावर ना डिप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर भी स्पोरोफिटिक बॉडी जैसे डिप्लॉइड बॉडी है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर तो क्योंकि डिप्लॉइड था, तो एंथर के अंदर जो सेल्स भरे रहते हैं वो भी इनिशियली सारे डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं, 2n। और ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं इन्हें हम बुला रहे हैं बेटा पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। अब ये पोलन मदर सेल क्या कर सकते हैं, ये पोलन मदर सेल अंडरगो करेंगे मियोसिस, मियोसिस।
और जब मियोसिस होगा मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, तो अल्टीमेटली हर पोलन मदर सेल से आपको 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा कि हर एक पोलन मदर सेल अपने आप को पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको इस तरीके से पोलन ग्रेन्स बनते हुए दिखेंगे। पहले ये 4 एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तब हम इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड बुला रहे होते हैं, लेटर ऑन ये अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स में खुद को कन्वर्ट करते हैं। तो पहले ये माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, 4 हैं इसीलिए टेट्राड भी बोलती हूँ मैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड लेटर ऑन ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैच्योर करने के बाद खुद को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेंगे, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से फिर बाद में ये हर एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इतना हम समझ सकते हैं ना। अब यही चीज़ यहाँ लिखी है कि मियोसिस से पहले माइक्रोस्पोर्स बनाए और फिर उन माइक्रोस्पोर्स को मैच्योर करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ऐसे ही देखना हमने, एंथर था, एंथर के अंदर ऐसे पोलन सैक्स है, इन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे कब? जब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जब उनके अंदर ये डिप्लॉइड सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। तो पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, फिर हर एक टेट्राड का सेल अपने आप को बेटा पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेगा, अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ और सीख लो मुझसे लगे हाथ कि जो पोलन ग्रेन होता है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग सा होता है। इसके बाहर वाली वॉल को हम कहते हैं एक्साइन, अंदर वाली वॉल को बेटा अपन कहते हैं इंटाइन। और इस इंटाइन के अंदर ना 2 सेल्स रहते हैं। एक सेल रहता है जो मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म और बड़ा सा रहता है, उसे हम बुलाते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरा सेल होता है बच्चा छोटा सा, जिसका न्यूक्लियस भी थोड़ा स्पिंडल शेप का रहता है, वो इसके अंदर फ्लोट करता रहता है बीच बीच में, इसे हम अपन कहते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। पता है फिर बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि जो जनरेटिव सेल है, क्योंकि ये पोलन ग्रेन मियोसिस के बाद बना है, मतलब वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड है और जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है। बाद में ये जनरेटिव सेल माइटोसिस से खुद को डिवाइड करता है और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो 2 नए सेल्स बनते हैं इन्हें हम बुलाते हैं फिर मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। और जब ये मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी क्या था, अंदर 2 सेल थे, तो इस पोलन ग्रेन को हम कहते हैं कि ये 2 सेल स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में। और जब इस तरीके से ये स्पर्म सेल्स यानी गैमेट्स में बदल चुके होंगे, तो हम बुलाने लगेंगे इसको इन 3 सेल्ड कंडीशन। तो 3 सेल्ड कंडीशन देखने को मिलती है हमें पोलन ग्रेन में। मतलब आप समझ सकते हो अगेन कि जो मेल गेमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड है, सिर्फ 3 सेल्स का बना है। तो बहुत छोटा सा मेल गेमेटोफाइट आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत छोटा सा मेल गेमेटोफाइट आपको देखने मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगी बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो अगेन वो पिस्टल है ना। पिस्टल का जो नीचे वाला पोर्शन है, फूला हुआ स्वोलन पोर्शन, उसे मैं कहती हूँ ओवरी। उसके ऊपर क्या है, एक पतली सी डंडी है स्टाइल, और उसके ऊपर है बेटा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा। ओवरी के अंदर देखोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे ओव्यूल्स। तो ये ओवरी है, तो इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे ओव्यूल्स रह सकते हैं। तो कई बार बहुत सारे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही है। तो अलग अलग प्लांट्स पर डिपेंड करेगा कि किस ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होंगे। हम ये कैसे पता करेंगे मैम? हम उल्टा चलेंगे बेटा, हम देखेंगे फ्रूट के अंदर कितने बीज हैं। तो जिस फ्रूट के अंदर जितने बीज दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब है उसकी ओवरी में उतने ओव्यूल्स थे। ठीक है, ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंगो में एक ही बीज दिखाई दे रहा है ना, एक ही बीज दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी ओवरी में एक ही ओव्यूल था। मटर में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मटर में बहुत सारे ओव्यूल्स थे। तो ऐसे करके हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यही ओव्यूल बाद में खुद को सीड में कन्वर्ट करते हैं और यही बाहर वाली ओवरी अपने आप को बदल लेती है फ्रूट में। तो ऐसे हम ये चीज़ भी ध्यान रखने वाले हैं। हर एक ओव्यूल को आप देखोगे तो आपको ओव्यूल के अंदर दिखेगा एक मेगास्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके फाइनली बनाएगा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अभी क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है ओव्यूल के अंदर की। ठीक है, ओव्यूल के अंदर की। तो अब देखो ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है, यहाँ पर अंदर आपका ओव्यूल है, यहाँ पर अंदर आपका ओव्यूल है। अब हम कह रहे हैं कि जो ओव्यूल था, चलो तो मैं आपके लिए यहाँ पर ओव्यूल ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर जो आपका अंदर ओव्यूल है ना बच्चा, इस ओव्यूल का आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ओव्यूल के बाहर 2 आउटर कवरिंग्स रहती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। जिम्नोस्पर्म में हमने एक ही आउटर इंटेग्यूमेंट देखा था, यहाँ पर 2 होते हैं, 2 आउटर कवरिंग्स होती हैं इंटेग्यूमेंट्स। इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर बेटा भरे रहते हैं न्यूसिलस के बहुत सारे सेल्स। वहाँ पर भी हमने देखा था न्यूसिलस के सेल्स थे, यहाँ पर भी हम देखेंगे न्यूसिलस के होमोजेनस सेल्स हैं। इन्हीं न्यूसिलस के सेल्स में से बच्चा एक सेल
अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, अगेन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है ना, सारे सेल्स 2n कंडीशन में है, सबके सब डिप्लॉयड है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल था, अब ये मेगास्पोर मदर सेल बेटा करने वाला है मियोसिस। तो ये जब मियोसिस करेगा, ये जब मियोसिस करेगा तो आप देखोगे इवेंचुअली कि मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है और अल्टीमेटली आपके पास 4 सेल्स बनते हैं। अल्टीमेटली आपके पास 4 सेल्स बनते हैं। इन 4 सेल्स को हम कहते हैं मेगास्पोर्स। इन 4 सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? मेगास्पोर्स। और ये जो मेगास्पोर्स रहते हैं बच्चा, इनमें से जो 3 है ना, वो किसी काम के नहीं रहते, डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल एक ऐसा है जो फंक्शनल बचता है। जो फंक्शनल बचेगा अगेन वो हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि मियोसिस के बाद बनाए ये सारे सेल्स हैप्लॉइड थे। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर अब अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर था, हैप्लॉइड सेल, इसी के अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर बहुत सारे बन जाएंगे। तो 3 बार ये माइटोसिस करेगा, टोटल मिलाकर अंदर ही अंदर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। मतलब एक ही सेल था, अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेल पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये डिवाइड करके अपने सिर्फ न्यूक्लियस की कॉपी बनाएगा। जब न्यूक्लियस की इस तरीके से कॉपी बनाएगा, उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस अपने आप को अलाइन करेंगे और बाद में इनके अराउंड सेल वॉल बनेगी। बाद में अराउंड इनके अराउंड सेल वॉल बनेगी। इवेंचुअली ऐसी कंडीशन आ जाएगी बच्चा, इवेंचुअली ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये अपने आप को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे जिसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक, जिसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट मतलब इसी के अंदर फीमेल गैमेट रहेगा, इसी के अंदर फीमेल गैमेट रहेगा। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट है। अगेन काफ़ी रिड्यूस्ड है, आप देख सकते हो, सिर्फ 7 सेल्स हैं अंदर और 8 न्यूक्लियस हैं। तो इसके पास 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई रहते हैं, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई रहते हैं। क्या बुलाते हो आप इस स्ट्रक्चर को? आप इस स्ट्रक्चर को बुलाते हो एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। ऊपर की तरफ आपको 3 सेल्स दिख रहे हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स कह रहे हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 3 सेल्स दिख रहे हैं जिसको हम 2 सेल्स जो बड़े वाले हैं उन्हें हम कह रहे हैं बेटा सिनर्जिड, और ये जो एक है इसे हम कह रहे हैं एक्सेल। और ये तीनों मिलाकर, एक्सेल और सिनर्जिड्स को मिलाकर हम कहते हैं एग अपैरेटिस। एग अपैरेटिस। तो ये तीनों चीजें मिलाकर एग अपैरेटिस कहलाती हैं। और आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक बड़ा सा सेल है, एक सिंगल सेल। इस सेल को हम सेंट्रल सेल बुलाते हैं। और इस सेल के अंदर बेटा एक नहीं 2 न्यूक्लियस रहते हैं, 2 न्यूक्लियस रहते हैं, दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं, बट यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इन दोनों को हम कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई। इन दोनों को हम कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखो अब अम्पन ने क्या बात की? अम्पन ने बात करी कि हर ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल था। कहाँ से आया? न्यूसेलिस से आया। तो न्यूसेलिस के एक सेल ने अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट किया। फिर उसने क्या किया? उसने किया मियोसिस। मियोसिस करने के बाद बनाए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाने के बाद उसमें से 3 को ब्रेक करके खत्म कर दिया, डीजनरेट कर दिया, और एक जो फंक्शनल बचा, उस फंक्शनल वाले ने खुद को कन्वर्ट किया बच्चा इनटू एम्ब्रियो सैक। उस फंक्शनल वाले ने खुद को कन्वर्ट किया इनटू एम्ब्रियो सैक व्हिच इज द फीमेल गेमेटोफाइट। अब हर एक एम्ब्रियो सैक में आपने क्या देखा कि 3 सेल्स है नीचे की तरफ यहाँ पर, जिनमें से 2 सेल्स को हम बुलाते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड, और एक को हम बुलाते हैं बेटा एक्सेल, मतलब वो फीमेल गैमेट है, और नीचे 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। तो 1 एक्सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। ऊपर की तरफ क्या दिख रहे हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर आपको 3 सेल्स दिखेंगे, इन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर बीचों बीच एक सिंगल सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है बच्चा। इस सेल को हम बुलाएंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, और बीच के 2 न्यूक्लियस को अपन बुलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो हमें ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम यही कहते हैं यहाँ पर एंटीपोडल्स हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में इवेंचुअली फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। तो जब ये फ्यूज हो जाएंगे तब हम इसे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बुलाएंगे। अभी ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जैसे मुझे दिख रहे हैं। अब क्या होता है बताएं, जैसे ही हमारे एंथर्स मैच्योर होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, एंथर रप्चर होता है, और एंथर के रप्चर पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ये वाले पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हुए हैं, इनको रिलीज होकर पहुंचना होता है फीमेल पार्ट तक। तो ये जाकर लैंड करते हैं स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे जैसे ही लैंड करेंगे ना,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन। अगर वो पोलन करेक्ट है, सही टाइप का है, मतलब कंपैटिबल है, इनको लगा हाँ ये तो अच्छा लग रहा है मुझे, इसके मेल गैमेट को मैं फीमेल गैमेट के साथ यूज करने दे सकता हूँ, तो ये पिस्टल डिसाइड करेगा कि ठीक है तुम सही हो। अगर पिस्टल ने इसको बोल दिया यस यू आर राइट, आई अग्री, ठीक है, उसका कंसेंट लेना है बेटा, में क्या लेना है, उसका कंसेंट। तो कंसेंट बहुत जरूरी है बेटा, प्लांट्स में भी जरूरी है। तो प्लांट्स में एक बार हमने इसका कंसेंट ले लिया, पिस्टल ने बोल दिया कि हाँ तुम करेक्ट पोलन हो, तुम आ सकते हो, पोलन ग्रेन की ट्यूब को जर्मिनेट करा सकते हो, तो ये पोलन ट्यूब को परमिशन मिलती है कि नीचे तक पहुंचे, अपने मेल गैमेट्स को लेकर आए और अपने मेल गैमेट्स को यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर दे, ठीक है, अपने मेल गैमेट्स को यहाँ पर लेकर आए। तो आपने देखा कि वो यहाँ से अंदर आए और दोनों मेल गैमेट्स को यहाँ पहुंचा दिया गया है। अब जब दो मेल गैमेट यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद दो में से एक मेल गैमेट तो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन उसी को तो कहते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्स हो। तो एक चीज तो ये हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन, सिनगैमी हो जाएगी जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट है वो पता है क्या कर रहा है, वो जा रहा है इस पोलर न्यूक्लियाई के पास और इन दोनों ने फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाना है और इन्हीं में जाकर ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस भी मिक्स होना चाहता है। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। तो जब ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला 2 मेल गैमेट्स थे भाई, एक मेल गैमेट आया, उसने बोला कि फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करूंगा, जाइगोट बनाऊंगा, फर्टिलाइजेशन सिनगैमी हो गई। दूसरा जो मेल गैमेट था उसने बोला कि मैं तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने आया हूं, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करूंगा, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिक्स होंगे और बन जाएगा हमारे लिए क्या, बन जाएगा हमारे लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा इनके फ्यूजन पे? इनके फ्यूजन पे बनेगा बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके फ्यूजन पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। बाहर जो सेल बनेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, 3 अलग अलग न्यूक्लियस अगर फ्यूज हुए, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसीलिए इसकी कंडीशन होगी ट्रिप्लॉइड, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे इसके अंदर, तो इसीलिए ट्रिप्लॉइड होता है। 3 फ्यूज हुए, इसीलिए इस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेल ट्रिप्लॉइड है बाहर वाला, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बना है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 2 मेल गैमेट्स थे, 2 अलग अलग चीजों के साथ फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पोलन ग्रेन को डिस्पर्स करवाना है एंथर से, हवा की हेल्प से, पानी की हेल्प से, कीड़ों की हेल्प से, जानवरों की हेल्प से, किसी ना किसी की हेल्प से इन पोलन ग्रेन्स को आपको पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंचाना है। जब आप इनको यहाँ तक पहुंचाते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से लाकर स्टिग्मा तक पहुंचा देना पॉलिनेशन है, ठीक है, एंथर से लाकर स्टिग्मा तक पहुंचा देना पॉलिनेशन है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए, अप्रूव हो गए, यस बोल दिया, कॉन्सेंट, ठीक है, मिल गया अगर कॉन्सेंट एक बार, तो फिर क्या हुआ, पोलन ट्यूब ग्रो हुई और ग्रो होकर स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक पहुंची। पोलन ट्यूब जब वहां पहुंचेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी तो दोनों मेल गैमेट्स को वहां पर रिलीज कर देगी, यानी डिस्चार्ज कर देगी। एक बार बेटा ये डिस्चार्ज हो गया तो अब दोनों में से एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा एक सेल के साथ और जैसे ही फ्यूज करेगा हम कहेंगे सिनगैमी हो गई है, सिनगैमी हो गई है मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है। और जो सेल बन गया है उस सेल को हम बुलाएंगे जाइगोट, जो कि फर्स्ट सेल होगा अगली जनरेशन का, फर्स्ट सेल होगा अगली जनरेशन का। तो वो भी डिप्लॉइड था प्लांट, वापस से एक डिप्लॉइड सेल बन गया है। अब इसी जाइगोट को डिवाइड कर करके पूरा एम्ब्रियो और पूरा प्लांट बनाना है। तो फर्स्ट सेल जो नेक्स्ट जनरेशन का होता है वो होता है जाइगोट। कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के एंड में, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन पे। जो दूसरा मेल गैमेट है बेटा वो जाकर फ्यूज करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरीके से PEN बन जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ना 2 बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार सिनगैमी हो रही है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो किसी ने पूछ लिया एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, क्यों कहते हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन? तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे भैया बिकॉज फ्यूजन इज हैपनिंग ट्वाइस
I can see one male gamete getting fused with the female gamete, which is X cell, and I can also see the second male gamete going and getting fused with the polar nuclei. Since I can see fusion happening twice, hence it is known as double fertilization. ठीक है, hence it is known as double fertilization. और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं this is an event which is unique to angiosperms. It is an event which is unique to angiosperms. यही रीजन है बच्चा कि मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में कनेक्टिंग लिंक का नाम बताया था. मैंने कहा था एक प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है, पर इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं क्योंकि यहीं से हमें ट्रांजिशन होता दिख रहा है, उसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन होता दिखता है. फटाफट से कमेंट में नाम ड्रॉप कर देना उसका, किसका नाम क्या था. चलो अब देखते हैं जाइगोट क्या करेगा बाद में. जाइगोट डिवाइड करेगा, अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा. हो सकता है एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडन हो या दो कॉटिलिडन हो. एक होगा तो मोनोकॉट, दो होंगे तो डाइकॉट प्लांट कहलाएगा. जो पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा एंडोस्पर्म में. और एंडोस्पर्म होता है फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो मतलब यहाँ जाइगोट बना, ये ग्रो कर करके अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने वाला है, और यहाँ पर जो इसका फूड है वो बनने वाला है. तो बाकी पूरे में फूड रहेगा. ठीक है, सेम टाइम पे आप देखोगे कि बाकी सारे सेल्स जो अंदर थे सब गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे. तो बाकी सारे सेल्स हमें डीजेनरेट होते हुए दिखाई देंगे, खत्म होते हुए, डीजेनरेटिंग, खत्म हो रहे हैं. तो ये सब गायब हो जाएंगे. अंदर बचेगा केवल ग्रोइंग एम्ब्रियो और उसका खाना. अंदर बचेगा केवल ग्रोइंग एम्ब्रियो और उसका खाना. ठीक है, ये चीज हमने यहाँ से ध्यान रखनी है. अब जब ये चीज हो रही है ना अंदर ही अंदर, उसी टाइम पे बाहर ये सब कहाँ हो रहा है? ओव्यूल में. उसी टाइम पे बाहर ये जो हमारा ओव्यूल है, ये जो हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इनटू सीड. ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू सीड. तो बाहर ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, और इसके बाहर बेटा जो ओवरी है वो खुद को कन्वर्ट कर लेगी इनटू फ्रूट. तो ये सारी चीजें पैरेलल में चलती रहेंगी कि फाइनली ओव्यूल बन जाएगा आपका सीड और आपकी ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फ्रूट. ठीक है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज इन एंजियोस्पर्म्स. तो देखो बुक की ये लाइफ साइकिल है. अगेन हम इसको भी यहाँ से देख लेते हैं. तो ये हमारा मेन प्लांट था, मेन प्लांट में हमारा फ्लावर था, फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है. यहाँ पर आपको दिख रहा है मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेट. ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एंथर. एंथर के अंदर हमें दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ पर होंगे हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मियोसिस के बाद पहले माइक्रोस्पोर बनाएंगे और फिर ये माइक्रोस्पोर खुद को पोलन ग्रीन में कन्वर्ट करेगा. अब ये पोलन ग्रीन जब यहाँ पहुंचेगा, पोलन ट्यूब ग्रो होगी, इसके अंदर के दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पहुंचेंगे. तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट, दूसरा इसके साथ फ्यूज करके बनाएगा पीईएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. फिर बाद में ये जाइगोट ग्रो कर करके धीरे धीरे एम्ब्रियो बनाएगा. बाहर का पूरा स्ट्रक्चर जो भी था बेटा ये अपने आप को सीड में कन्वर्ट करेगा, यहाँ बन जाएगा फ्रूट. तो आप फ्लावर को अगर देखोगे तो आपको फ्लावर में ये वाला जो पोर्शन था ये फ्रूट में बदलता हुआ दिखेगा, यहाँ सीड बनती हुई दिखेगी, और बाकी जितने स्ट्रक्चर्स थे ना, बाकी जितने स्ट्रक्चर्स थे वो सब झड़ के गिर जाएंगे. और इसी सीड को अगर मैं मिट्टी में उगाऊंगी तो मेरा नया प्लांट वापस से आ जाएगा. इस तरीके से एंजियोस्पर्म्स की पूरी लाइफ साइकिल ऑपरेट करती है. तो आप देख रहे हो गेमेटोफाइट फेज कितना छोटा है, कितना छोटा, नाक के बराबर. इसीलिए ऐसी वाली लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि प्लांट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पोरोफिटिक कंडीशन में ही रहते हैं. गेमेटोफाइटिक फेज बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है और कंप्लीटली डिपेंडेंट है. ये स्ट्रक्चर्स जो हमारे गैमेट्स हैं, पोलन ग्रेन के अंदर वाले, ओव्यूल के अंदर वाले, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, खुद का खाना वाना नहीं बनाते हैं, इसीलिए कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ से सीख ली. इतना सीख लिया है मतलब एंजियोस्पर्म्स तो हम पढ़ चुके हैं. अब एंजियोस्पर्म्स जब पढ़ लिया है ना तो क्या करेंगे अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो हम जब भी प्लांट की बात करते हैं हम कहते हैं प्लांट में बेटा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, दोनों के दोनों माइटोसिस से डिवाइड कर पाते हैं. तो ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है. अभी जनरेटिव सेल को भी देखा था, उसने भी माइटोसिस से डिवाइड किया. प्लांट बॉडी की जब हम बात कर रहे थे कि हैप्लॉइड बॉडी है, गेमेटोफिटिक बॉडी है, तो वो जो स्पोर्स थे वो भी अपने आप को माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरी बॉडी बना रहे थे. तो हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस करते हैं, डिप्लॉइड सेल तो करते ही हैं. जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनेगा ही माइटोसिस से ही बनेगा, है ना. ये जो एबिलिटी होती है कि ये माइटोसिस करके डिवाइड कर सकते हैं, इसी बेसिस पे इनकी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड बॉडी बनती है. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का काम होता है गैमेट्स बनाना, और अगर वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो वो गैमेट माइटोसिस से बनाएगी, क्योंकि n/2 कुछ नहीं होता, वो मियोसिस नहीं कर सकती. तो वो गैमेट कैसे बनाएगी? वो गैमेट बनाएगी माइटोसिस से. जो प्लांट बॉडी है
वो कहलाएगी गेमेटोफाइट, क्योंकि उसके अंदर गैमेट बनने वाला है, उसके अंदर गैमेट बनने वाला है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट भी माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरी मेन प्लांट बॉडी यानी मेन स्पोरोफिटिक बॉडी बनाता है। तो इन चीज़ों में बच्चा हमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हैप्लॉइड स्पोर्स अगर बने तो वो बनेंगे मियोसिस से। कौन बनाएगा हैप्लॉइड स्पोर्स? मेन प्लांट बॉडी। तो मेन प्लांट बॉडी तो डिप्लॉइड है, उसको अगर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं तो उसे मियोसिस करना पड़ेगा, तो वहां पर मियोसिस से बनेगा। एक बार मियोसिस से बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स वापस माइटोसिस कर करके पूरी प्लांट बॉडी बना सकते हैं। इसी तरीके से हो रहा है कि लाइफ साइकिल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में आपको दो ऑल्टरनेशन दिख रहा है, गेमेटोफाइट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड बॉडी भी बन रही है, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड बॉडी भी बन रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इससे ये, उससे ये, उससे ये, बार बार ये साइकिल ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट करती है एक दूसरे को, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ से सीखी। अब ना हम 3 लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे बेटा। पहली है हैप्लॉन्टिक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो केवल एक ही सेल की है जो कि है जाइगोट। मतलब इनकी पूरी लाइफ में एक ही टाइम ऐसा आता है जब इनकी स्पोरोफाइट वाली कंडीशन दिखाई देती है, स्पोरोफिटिक बॉडी दिखाई देती है। और स्पोरोफिटिक बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल जाइगोट होता है जो डिप्लॉइड होता है, बाकी पूरी बॉडी के सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे, पूरी बॉडी के बाकी सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे। तो आप देखो इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है। यहीं से माइटोसिस से नॉर्मली गैमेट्स बन गए थे। ये जब गैमेट्स दोनों फ्यूज करे तो एन और एन फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉइड था। बट अब ये जाइगोट डिवाइड करके और सेल्स नहीं बना रहा अपनी तरह, ये जाइगोट अब अंडरगो कर रहा है मियोसिस। तो तुरंत एक सेल बना जो डिप्लॉइड था, जिसने फटाफट से मियोसिस करा और मियोसिस करके अब इसने हैप्लॉइड स्पोर्स बना लिए, अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बेटा वापस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेते हैं। तो ये वाली लाइफ साइकिल कहलाती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या बताया है कि कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक फेज आता ही नहीं है, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट फेज आता ही नहीं है। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जाइगोट गेमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर बन रहा है और तुरंत मियोसिस भी कर रहा है, मियोसिस जैसे ही होगा जाइगोट में हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स फिर माइटोसिस कर करके वापस मेन प्लांट बॉडी जो कि गेमेटोफाइट बॉडी है वो बनाएंगे। गेमेटोफाइट बॉडी इनकी डोमिनेंट होगी, वही इनकी फोटोसिंथेटिक फेज होगी और इसीलिए हम कहेंगे कि इनका जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली सर्वाइव करता है। ऐसी लाइफ साइकिल को बेटा हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक। तो बहुत सारे एल्गे जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज में भी आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिख जाएगी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कुछ बहुत डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा होगा, है ना। दूसरी तरफ हमको जो देखने मिलेगी वो अभी जो हमने एंजियोस्पर्म्स में देखी, क्या देखी कि मेन प्लांट बॉडी जो थी वो स्पोरोफिटिक थी, डिप्लॉइड थी। इनको जब गैमेट बनाने थे तो इनको गैमेट बनाते टाइम पे मियोसिस करना पड़ा, क्योंकि गैमेट्स को हैप्लॉइड ही होना चाहिए। और जब ये फ्यूज हुए तो वापस से आपका जाइगोट बन गया जो कि वापस से डिप्लॉइड लाइफ साइकिल में इनको एंट्री दिला दिया। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है, यहाँ पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये अकेले रह सकता है। गेमेटोफिटिक फेज सिंगल सेल का है या तो फ्यू सेल्ड का है, जैसे हमने पोलन ग्रेन्स में देखा कुछ सेल्स का था, वो फीमेल गेमेटोफाइट में देखा कुछ सेल्स का था, 7 सेल्स। पोलन ग्रेन में देखा 3 सेल्स थे। तो ऐसे बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कम सेल्स का था और सारे के सारे सेल्स कैसे थे, हैप्लॉइड टाइप के थे। इस टाइप की लाइफ साइकिल बेटा हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। फ्यूकस नाम की एक स्पीशीज है जो कि एक एल्गे है, बाकी सारे एल्गे क्या दिखा रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पर फ्यूकस एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। इसके अलावा बाकी सारे सीड बियरिंग प्लांट्स, सारे जिम्नोस्पर्म्स, सारे एंजियोस्पर्म्स, सब आपको यही वाली लाइफ साइकिल दिखाएंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, सबका गेमेटोफाइट थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बट लाइफ साइकिल आपको डिप्लॉन्टिक ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो लाइफ साइकिल है बच्चा ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो क्योंकि हम ब्रायो और टेरिडोफाइट पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो गेमेटोफिटिक बॉडी है वो भी एक इंडिपेंडेंट सर्वाइवल रखती है, वो भी किसी सा टाइम पे दिखती है। गेमेटोफाइट्स में तो वही मेन प्लांट बॉडी थी। और जब हमने ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स देखा तो हमने टेरिडोफाइट्स में क्या देखा, हमने ये देखा कि वहां पर भी प्रोथैलिस बन रहा था, प्रोथैलिस के अंदर गैमेट बन रहे थे। तो वो भी एक अच्छी खासी स्टेज थी लाइफ की। तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों स्टेजेस कुछ टाइम तक रहती हैं। क्योंकि वहां पर स्टेजेस कुछ टाइम तक रहती हैं तो हम कहते हैं कि ये लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है।
तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली बेटा एग्जिबिट करते हैं एक बीच की कंडीशन। बोथ फेसेस, दोनों के दोनों फेसेस मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अंतर क्या है कि ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेस अलग है, गेमेटोफिटिक बॉडी उनका डोमिनेंट फेस थी, जबकि टेरिडोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेस था वो स्पोरोफाइट बॉडी था। यही केवल इनके बीच में अंतर है, बाकी लाइफ साइकिल दोनों की सिमिलर टाइप की है। जो डोमिनेंट फेज है, जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, खाना बना सकता है, थैलॉइड हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जिसमें आपको दिखता है, वो ऑल्टरनेट करता है विथ अ वन विच इज शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। ये या तो टोटली या तो पार्शियली डिपेंडेंट रहता है ऑन द गेमेटोफाइट फॉर एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। तो याद करके देख लो, फटाक से याद करके देखोगे तो याद आएगा कुछ फुट सीटा कैप्सूल, है ना, ये जो फुट सीटा कैप्सूल वाली कहानी थी वो उसी की बात हो रही है कि वो स्पोरोफाइट जो था वो गेमेटोफाइट के ऊपर बनता था, खुद से सर्वाइव नहीं कर पाता था, उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता था ऑन द गेमेटोफाइट बॉडी, उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता था ऑन द गेमेटोफाइट बॉडी। तो अपने खाने के लिए, अपने स्टोरेज के लिए, सबके लिए डिपेंडेंट था। ऐसा वाला कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलता है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूंगी, टेरिडोफाइट्स की, तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये इंडिपेंडेंटली रहता है, ये खाना बनाता है, वैस्कुलर प्लांट बॉडी रहती है। जिसे ऑल्टरनेट करता है वो भी मल्टीसेल्युलर है, पर वो बेटा सैप्रोफिटिक है, कई बार ऑटोट्रॉफिक होता है, इंडिपेंडेंटली रह लेता है, पर शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये होता है इनका गेमेटोफाइट। तुम्हें पता है हम प्रोथैलस को ग्रीन बना रहे थे, हम बात कर रहे थे कि खाना बना सकता है, तो जो प्रोथैलस है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल शो कर लेता था क्योंकि उसमें खुद का खाना बन जाता था, खुद का खाना बन जाता था, इसी के अंदर गैमेट्स भी बनते थे। तो इसी प्रोथैलस की बात हो रही है। बाकी मेन प्लांट बॉडी तो कैसी है? फर्न्स जैसी। तो फर्न्स के पास तो भाई ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम सब कुछ था, तो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। बट बीच में एक वाला फेज भी आता है जब प्रोथैलस वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, फिर गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर पूरा नॉर्मल नया प्लांट बनता है। तो ये जो पैटर्न है बेटा इसे हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं वो आपको इस तरीके से शो करेंगे। तो आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, मैं बात कर रही हूँ किनकी? मैं बात कर रही हूँ टेरिडोफाइट्स की। तो यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस से पहले स्पोर्स बनेंगे, फिर ये स्पोर्स क्या करेंगे? डिवाइड, स्पोर्स की हेल्प से पूरा प्लांट बॉडी बनेगा। तो स्पोर्स की हेल्प से क्या बनेगा? गेमेटोफिटिक बॉडी प्रोथैलस वाली कंडीशन में, मेल गैमेट फीमेल गैमेट उसी बॉडी के अंदर बनेगा। फिर वो दोनों गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। जैसे ही फ्यूज करेंगे जाइगोट बन जाएगा, वापस से स्पोरोफिटिक बॉडी की शुरुआत हो जाएगी। तो टेरिडोफाइट्स को पढ़ूंगी तो ऊपर से पढ़ूंगी। गेमेटोफाइट के लिए अगर इसको पढ़ने वाली होती, मतलब ब्रायोफाइट्स के लिए अगर इसको पढ़ने वाली होती तो उल्टे साइड से पढ़ती बेटा, पढ़ाई शुरू यहाँ से करती। कहती है मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफिटिक, इसके अंदर जब गैमेट्स बन रहे थे तो माइटोसिस से बन रहे थे, गैमेट्स बने, उनका बीच में फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं कर रहा था, ये जाइगोट पहले डिवाइड कर करके एक स्पोरोफाइट बना रहा था, फुटसीटा कैप्सूल वाला। फिर इस कैप्सूल के अंदर के सेल्स मियोसिस कर रहे थे, फिर स्पोर्स बन रहे थे जो कि वापस गेमेटोफाइट बॉडी बना रहे थे। तो इस तरीके से मैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपको इनके अलावा ध्यान रखना है कि एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया ये क्या है? केल्प्स, ये क्या है? ये सब एल्गे हैं। ये जो तीनों एल्गे हैं, ये तीनों एल्गे भी आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो फ्यूकस है वो आपको दिखाएगा बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप दिस इन माइंड। चलो, अब इसके साथ हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है आवर चैप्टर विच इज प्लांट किंगडम। तो हमने नीट बॉटनी का चैप्टर बेटा प्लांट किंगडम कंप्लीट किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें सीखी, मेमोराइज करी, लर्न करी, और बस इसी तरीके से हम एक एक करके अपने सारे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद आपको करना है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आपके लिए इतनी मेहनत जो की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है बेटा कि आप आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे, और हम आपकी उस राह में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बता देना, उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, सबका फायदा होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो इतना कंजूस होने की या अपने अपने तक छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, सबको बताओ, सबको बेनिफिट मिले ताकि। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब पे फॉलो कर लेना।
बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लेना वरना लेक्चर्स मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स के अपलोडिंग का टाइम पता चलता रहे आपको, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना, बेल आइकन को हिट कर देना, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फटाफट से अपना एग्जाम कॉर्नर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं पहले ही क्वेश्चन, फ्यूकस की लाइफ साइकिल किस टाइप की है, किस टाइप की है भाई, फ्यूकस की लाइफ साइकिल है मैम डिप्लॉन्टिक, अभी तो पढ़ा। एल्गे जैसे स्पाइरोगायरा की लाइफ साइकिल कैसी है मैम, इसकी है बेटा हैप्लॉन्टिक, ये भी अभी पढ़ा था। चलो ये क्वेश्चन मुझे आप बता दो, इस क्वेश्चन में लिखा है द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, डायरेक्ट लाइन थी, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस इज फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, जैसे कि वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड और इरेक्ट फेस is represented by haploid gametophyte which alternates with short-lived multicellular sporophyte partially or totally dependent on the gametophyte for anchorage and nutrition, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, तो बेटा ये देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। चलो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी, ये देखने को मिलता है बेटा टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम में। अब मैच द कॉलम करना है, मैच द कॉलम तुम लोग मुझे बता दो फटाफट से, ए बी सी क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू सही बताया या नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लो, आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, बढ़े आगे, लिख दिया। चलो देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म रूट्स बाय। अब कोलोरॉइड रूट की क्या खासियत थी बेटा, क्या खासियत थी कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया थे, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे थे, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा होगा प्रेजेंस ऑफ एल्गल जोन, ये इनकी खासियत है क्योंकि इनमें मिलता है, इनके पास नहीं मिलेगा। आर्कीगोनिया किस में नहीं मिलेगा, आर्कीगोनिया किस में नहीं मिलेगा, तो आर्कीगोनिया का नाम हमने एल्गे में तो कहीं नहीं पढ़ा था, तो एल्गे यानी थैलोफाइटा में नहीं है, ब्रायोटेरिडोजिम्नो में मिलता है, ठीक है, ब्रायोटेरिडोजिम्नो में मिलता है। अगेन जब हम फ्लावर्स में आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में तो वहां पर भी नहीं मिलता। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ट्रैकियोफाइटा में आपको क्या मिलेंगे, ट्रैकियोफाइटा में आपको वो मिलेंगे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है, तो वैस्कुलर टिश्यू बेटा किसके पास है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास है। फेनिरोगैम्स में कौन इंक्लूडेड है, अभी देखो फेनिरोगैम्स 10th क्लास में पढ़ाया था, 9th क्लास में पढ़ाया था। फेनिरोगैम्स क्या है, फेनिरोगैम्स वो हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को या सीड्स की हेल्प से जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हम फेनिरोगैम्स कहते हैं, बाकी प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो एल्गे, ब्रायोटेरिडो जिनमें स्पोर आता है उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी वाला क्रिप्टोगैम, और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जिनमें सीड आती है बच्चा, इन्हें हम कहते हैं फेनिरोगैम्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फेनिरोगैम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट्स रीड करके बताना है कि किसके बारे में लिखे हुए हैं। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है, अलग अलग जगह पे रहते हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, टाइनी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेकर बहुत लंबे ट्रीज हो सकते हैं, इनमें 100 मीटर लंबे तक के। कौन है ये, एंजियोस्पर्म्स है ये, तो आंसर है इसका डी, एंजियोस्पर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीटम शोज सिमिलैरिटी विद एंजियोस्पर्म्स ड्यू टू, तो हम ने पढ़ा था नीटल्स जो सबसे हाईएस्ट क्लास होती है जिम्नोस्पर्म्स में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये एंजियोस्पर्म से सिमिलर है। क्यों है भाई, क्योंकि इनमें आर्कीगोनिया एब्सेंट है और इनमें क्या है, वेसल एलिमेंट प्रेजेंट है। तो नीटम के अंदर पढ़ा था हमने कि इसके अंदर आर्कीगोनिया नहीं होता, ये भी पढ़ा था बेटा कि इसके अंदर वेसल एलिमेंट्स होते हैं। तो फटाफट पिछला लेक्चर जाके चेक कर लेना, पिछले लेक्चर में हमने एकदम लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो यही था, और आंसर इसलिए इसका बोथ बी एंड सी होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एक नई चीज, यहाँ से ने बोला है कि साइकस के पास भी 2 कॉटिलिडन होते हैं, नई चीज सीखी हमने कि साइकस के पास भी 2 कॉटिलिडन है, फिर भी इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा, बताओ क्यों, क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा भैया क्योंकि सीड नेकेड है, इसलिए नहीं रखा क्योंकि सीड नेकेड है। तो सीधा सीधा सा रीजन है जिम्नोस्पर्म्स में रखने का, प्लांट्स हैव नेकेड सीड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स के पास ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। तो बिल्कुल ये बात सही है, ट्रू है कि एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन मियोसिस से हुआ है, इसीलिए होते हैं, बिल्कुल इसीलिए होते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं बेटा, और सही रीजन भी होता है, तो ऑप्शन हो जाता है ए, ऑप्शन हो जाता है ए। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वैस्कुलर प्लांट जिनके पास वेसल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं है,
नहीं, हाँ नहीं है। इनको हम क्या बुलाएंगे? वैस्कुलर प्लांट। तो पहली बात तो ये वैस्कुलर प्लांट है नहीं, ये वैस्कुलर प्लांट है नहीं। जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, तो जिनमें नहीं होते वे कौन है? वो है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं होते? जाइलम के वेसल्स नहीं होते। प्लस फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी आपको इनमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आंसर, जिम्नोस्पर्म्स। So with that we have completed the entire chapter and we have looked into the questions also. I hope you guys are learning and understanding everything with me. कोई भी डिफिकल्टी आ रही है बेटा तो प्लीज फील फ्री, बेशक कमेंट में लिखो। मैम को 10 बार बोलोगे, मैम 10 बार क्या 15 बार बताएंगे, पर पूछो तो सही। पूछोगे, कुछ कहोगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस इन बिल्डिंग यू अ बेटर करियर। तो प्लीज बिना कुछ झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, जो भी मन में आए वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में इन्फॉर्म कर देना और बने रहना, क्योंकि असर्शन एंड रीजन की सीरीज़ भी आ रही है बहुत जल्द, और उस सीरीज़ के साथ हम एनसीईआरटी में से कैसे क्वेश्चंस ढूंढना है ये भी सीखेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।